ह्यूमन ब्रेन की पोजीशन क्या है, स्कल के अंदर होता है, सराउंडेड बाय द 1 फ्रंटल बोन है, 2 पैराइटल बोन है, 2 टेम्पोरल बोन है, 1 ऑक्सीपिटल बोन है और 1 स्फिनोइड है और 1 एथमोइड है। टोटल करोगे आप तो बताइए कितने हो गए। हमारे जो 8 बोन होती हैं ये क्रेनियम को कवर कर रखती है, सराउंडेड बाय द 1 फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन यहाँ पर है, 2 पैराइटल बोन है बेटा, 2 जो है वो टेम्पोरल बोन है जो हमारे पिन्ना के यहाँ, 1 ऑक्सीपिटल है, स्पिनोइड है और एथमोइड नोज वाली बोन है। तो इस तरह से ये सारी बोन, हमारा जो ब्रेन है ये स्कल जो होता है, यहाँ ऊपर वाला पार्ट क्रेनियम है, इसको यहाँ से ये प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ दैट ह्यूमन जो ब्रेन है इसका जो वेट है ये 1400 ग्राम है, मतलब 1 किलो 400 ग्राम के आसपास है ह्यूमन मेल के अंदर, थोड़ा मेल का बड़ा होता है, और ह्यूमन फीमेल के अंदर जो है वो थोड़ा छोटा है, 1.25 किलो का है करीब, 1 किलो 250 ग्राम, 1250 ग्राम। डेवलपिंग जो टाइमिंग है हमारा ब्रेन कब कब किस किस एज में क्या क्या डेवलप हो जाता है, तो ये बच्चे कुछ हंस भी रहे हैं कि सर लड़कियों में क्या दिमाग छोटा होता है क्या, उससे इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है, वेट से है आई तो। हाँ लेकिन ये बच्चे तो है ना थोड़ा ये देखो, हाँ इसने थंब दिखाया आकांक्षा ने, बिल्कुल। ये स्कूल में टॉप किया है कृतिका जी तो बच्चों ने, इसलिए मैंने बताया उनको, कुणाल पांडे जी स्कूल से के जो एग्जाम होते हैं तो उनके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 4 to 5 ईयर की एज में 100% स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कवर अप हो जाती है। 2 साल के बच्चे में 70 से 80% ब्रेन जो है वो कवर अप हो जाता है, और 6 साल के बच्चे में 100% ब्रेन कवर अप हो जाता है। आपको ध्यान हो, पहले यही एज थी स्कूल जाने की, हम लोग जब स्कूल गए तो हम 6 साल में गए पढ़ने, पता है आपको, पहली क्लास में। हाँ, 6 साल से कम उम्र वाले बच्चे का स्कूल में नाम नहीं लिखा जाता था। आजकल तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है वो माँ के यूट्रस में है, एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। दिल्ली में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 3-3 4-4 साल की वेटिंग चल रही, बताइए आप, हद हो गई ना। तो ये जमाना है, एडवांस पैसे जमा कराने पड़ जाते हैं वहाँ पर, फीस के कुछ अमाउंट, तो ऐसा हमने सुना है। और 2.5 साल का जब बच्चा होता है, 2-2.5 साल का, प्ले स्कूल चल गए, फिर नर्सरी आ गई, फिर LKG आ गई, फिर HKG आ गई, फिर फर्स्ट आई, अल्टीमेटली पहली क्लास में तो वो 5 से 6 साल का पहुंचा ना। तो पहले जो थॉट थी सही थी वो, कि बच्चे का ब्रेन तो कम से कम 100% डेवलप होने दो, क्योंकि ये 70 से 80% तो डेवलप हो गया है। मान लो 30% जो बच्चे का ब्रेन है वो रॉन्ग साइड में डेवलप हो गया तो वो 70% को गड़बड़ कर देगा। तो छोटे छोटे बच्चों की जो हैबिट है, मदर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट होती है। मदर या जो भी दादी हैं या फादर हैं जो भी हैं, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है। क्योंकि कुणाल जी, बच्चा तो क्या कर सकता है वो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ नहीं नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज दैट पॉसिबल। वो ठान ले तो एम्स में फर्स्ट रैंक ला सकता है, वो ठान ले, वो एग्जाम नहीं, उसका मन में तो नहीं दे रहा एग्जाम, लो जी क्या कर लोगे आप, पेरेंट्स क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो ऑल आर दैट एक्टिविटीज आर डिपेंड ऑन द बच्चा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं अपन। ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू टर्म्ड एज द meninges और द मिनेक्स। ये meninges है DAP, ये ड्यूरामेटर है D, ये अरेक्नोइड है A, और ये पायामेटर है P। बहुत अच्छी स्लाइड है। ये देखिए आप, ड्यूरामेटर आउटर मेम्ब्रेन है और ये इस तरह से होती है, ये सेंट्रल, सॉरी क्रेनियल
वेनस साइनसेज हैं। यहाँ पर अरेक्नोइड के विलाई निकले हुए हैं, इनको अरेक्नोइड विलाई बोलते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है डी और ए के बीच में, इसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। और यहाँ पर ये पाया मैटर है और ये विलाई जैसे इस तरह से फोल्डेड होते हैं, और इस स्पेस को बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। तो ये मेनिंजियल लेयर है प्यारे बच्चों, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और जो तीनों लेयर मैंने आपको बताई है ये हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। डीएपी की पोजीशन, जस्ट अ मिनट। ड्यूरा मैटर, दिस इज द फर्स्ट and the outermost membrane which is thick, very strong, non-elastic। ये याद रखना है आपको। ड्यूरामेटर, दिस इज द फर्स्ट एंड द आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है, विच इज थिक होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, एंड नॉन इलास्टिक होती है। इट इज मेड अप ऑफ द कोलेजन फाइबर्स, और ये कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई होती है। क्लियर है क्या सब बच्चों को? It is a double layer. Generally, both layers are fused with each other, but at some places there are the separated from the one another. Form the sinus, called as the cranial venous sinus, जो अपन ने अभी डायग्राम में देखा था। Arachnoid, it is a very thin middle layer and delicate membrane होती है बेटा, very thin middle layer है और delicate membrane है, बीच में होती है ये। It is found only in the mammals. Mammalian character भी है, एनिमल डाइवर्सिटी का क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है मनीषा जी? कल टेस्ट है ना आपका, तो जो भी टेस्ट का सिलेबस है वो आपको सबको पता ही है, एक बार आप अच्छे से देख लें बेटा उसको। और अगली बार से जो आपका टेस्ट है वो एक तरह से सेमी मेजर ही होगा, अगला जो टेस्ट लेंगे हम, और उसमें जो न्यू सिलेबस है एनएमसी का, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाएगा। अब हर एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, अब मतलब ड्यूरेशन कम हो जाएगा। अभी तो यही ड्यूरेशन है, और एक तरह से सेमी मेजर टाइप इस तरह से स्टार्ट करेंगे हम। तो आप जो है थोड़ा सा अब सिंसियरली, वैसे तो शुरू से सिंसियर है सब बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे ना जो हमारे डेडिकेटेड है, मैं देख रहा हूँ जो हमारी क्लास के अंदर बच्चे हैं ये मोर देन 90% बच्चे रेगुलर है। तो आपका मोर देन 90% सिलेक्शन तो इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेगुलरिटी को मेंटेन करते हैं। मेरी बात सही लग रही ना आपको? मतलब आप रोज जैसे कोई चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के 2 क्लास आपके बीच में ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, या कोई ऐसा वर्क हो जो कि अनअवॉइडेबल हो, तो फिर वो अलग बात है। बाकी रेगुलरिटी इज द मस्ट। जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, बार बार मैं अल्टीमेटली एक्सरसाइज पे आता हूँ वापस, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को घूमने के नाम से वो लगता है यार क्या घूमे। आज जैसे मैं 25 किलोमीटर साइकिलिंग करके आया, तो बच्चे कुछ बोल रहे हो सर 25 किलोमीटर, अरे मेरे को तो ये तो मिनिमम है मेरा, तो 50,000 चलाता हूँ तो मुझे लगता है कुछ चलाया है। चलो, और 7-8 महीने के बाद आज साइकिलिंग की, तो मुझे लगा नहीं था मैं 10 किलोमीटर में थक जाऊंगा, लेकिन बस नॉर्मल, कोई थकान वकान नहीं, कोई 4-5 क्लासेस ली और घर का काम था वो भी किया, सब कुछ किया। तो इट इज माइंड सेट वाली बात है, माइंड सेट। आपका माइंड सेट हो गया कि आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 11 नहीं कर सकते आप, मेरी गारंटी है। क्योंकि माइंड सेट हो गया ना कि यार 10 का ही वादा किया था, 10 से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, ये माइंड सेट होता है। इसलिए आप जब चेयर पे बैठे हैं तो माइंड सेट करें नहीं, जब तक मन करे स्टडी करें। वरना क्या होता है बेटा, मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर दौड़ लगानी, तो 10.5 नहीं लगा सकते, लेकिन 9 भी रहेगी तो आपको मन में रहेगा नहीं यार 10 करनी है, 10 करनी है, 10 करनी है। तो जब मन करे पढ़ाई करें, और जब तक मन करे पढ़ते रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। अब कोई टाइम टेबल नहीं है, बस आप और आपकी भगवत गीता एनसीईआरटी पीडीएफ
लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, PYQs, 100% योर फोकस ऑन द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 10 साल के क्वेश्चन भी आपकी मेमोरी में फीड हो गए ना बेटा, तो ये मान के चलिए आप खुद क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे कि इस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आएगा। एक गर्ल्स थी, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उसके 550 मार्क्स थे बिफोर लास्ट ईयर। उसने रिपीट किया, उसके साथ 670 मार्क्स आए। 120 नंबर बढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़ी मुश्किल से 50-60 नंबर बढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जब। सही बात है ना मनीषा जी? तो फिर मैंने उनसे पूछा, इंटरव्यू लिया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या किया आपने कि आपने क्या कमी रह गई थी पिछले साल। वही है ना कि यदि हम कामयाब नहीं हो तो निराश ना हो, हम ये अनुभव करें कि क्या कमी रह गई थी कि हमारा सिलेक्शन होते होते रुक गया, यहाँ रुक गए। तो उस बच्चे का जो सटीक आंसर था कि सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, इस ईयर मैंने मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया, और 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, कभी कभी तो 3 सिटिंग, 3 hours 1 a day। मेरी बात समझ आ गई? समझे क्या आकांक्षा जी, कृतिका जी, आप सब बच्चे? मतलब कभी मन किया कंटिन्यू 9 से 12 बैठ गए, सुबह 3 घंटे हो गए। फिर मन किया शाम को 3 से 6 बैठ गए, जब आप सारी क्लासेस से फ्री हो जाएं और जब अपना क्वेश्चन करें तब। फिर मन किया तो रात को 9 से 12 और बैठ गए। तो 300 देख लिया आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसने यही कहा कि कभी 1 सिटिंग तो मिनिमम थी, और 2 ज्यादा, 3 कभी कभी थी, क्योंकि 3 में तो भाई 9 hours लग जाते हैं। तो यदि हम इस तरह से करते हैं तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं आपको बता भी रहा हूँ। देखो अल्टीमेटली क्या है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बच्चे भी हमको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे भी हमको सिखाते हैं। आपसे भी हमको सीखने को मिलता है। और एक अच्छा बच्चा ही है जो एक अच्छा टीचर बनाता है। जब क्वेश्चन का लेवल होता है, सारी बातें होती है, तो टीचर को भी अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ता है, चाहे वो कितने साल से पढ़ा रहा हो। आज हम 30 सालों के पढ़ाते पढ़ाते हमको 1994-5 से पढ़ा रहे हैं, तो और यही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो एक लाइन वर्ड भी पता होता है कहाँ क्या लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई क्वेश्चन ट्विस्ट मार जाता है, तो मार ही सकता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती बेटा, कोई उम्र नहीं होती। यदि कोई बंदा ये कहता है कि मेरे से अच्छा कोई टीचर नहीं, बकवास है। हमको तो सब्जेक्ट की ABCD आती है बेटा अभी तो। बायोलॉजी कितनी वास्ट है, यदि कोई जाना चाहे, बहुत वास्ट है। हमेशा एक डॉक्टर के सामने, आप देखा होगा, हमेशा लैपटॉप रखा रहता है आजकल। ऑपरेशन करने से पहले 4 बार उस ऑपरेशन को देख के जाता है, वो किसने कहाँ पर, किसने कैसे किया, किसने क्या किया, और नया क्या कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे साथी हैं। कम से कम मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स तो कम से कम होंगे ही सही, जो डॉक्टर होंगे ऑल ओवर इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि 25 से 30 साल बड़ा लंबा पीरियड होता है। भूल जाते हैं, कभी कोई फ़ोन आता है, क्योंकि हमने कभी भी नंबर चेंज नहीं किया जब से मोबाइल आए हैं, 2001 या 2 के आसपास से। तो जो नंबर था वही नंबर रखा। तो जो बच्चा जिस टाइम में 16 साल का था, तो आज वो 40 साल का हो गया करीब करीब, मतलब 35 मोर देन। तो एक कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कभी इंस्टाग्राम से मिल जाते हैं, कभी वो फेसबुक से मिल जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। कभी अपने मियाँ बीवी बच्चे सहित आते हैं मिलने के लिए, तो सर कि कहाँ इतना सा टेंगा देखा था, 4 बाल आते थे मूछों पर, आज गालों पे हल्की हल्की सी सफ़ेद दाढ़ी आने लग गई। तो बहुत ही बढ़िया लगता है। एक तो यूएसए में 2-3 तो यूएसए में सेट है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैंने ये कहा बेटा कि जो टीचर है वो तो सड़क है,
वो वहीं रहती है, लेकिन राहगीर को अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। तो आप तो राहगीर हो, आपको आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे 101%। तो फिर अपन इसी के साथ में कि हम वन, इससे मोटिवेशन मिलेगा आपको कि हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसमें क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप एक भी कैसा करके देखिए, आपको तो बहुत फायदा हो रहा है। दवाई भी तो जब बीमार हो जाते हैं, कोई दवाई का असर नहीं करती है, तो कुछ ना कुछ अपन ऐसी मेडिसिन चालू कर देते हैं, आयुर्वेदिक के रूप में, किसी के रूप में। हम बोलते हैं हाँ इससे ठीक हो रहे हैं यार, तो ठीक है, उसी से ठीक हो जाओ, फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या बच्चों? चलिए तो आगे चलते हैं। In front of the cranial venous sinus, it is a become the folded. These folded called as the arachnoid villi. These villi absorb the CSF. अभी बताया था मैंने आपको, जो विलाई हैं वो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बताया था, वो CSF को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सब अरेक्नोइड स्पेस एंड प्योर इट इनटू द cranial venous sinuses. स्पेस बिटवीन द ड्यूरा एंड अरेक्नोइड इज सब ड्यूरल स्पेस। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है इसे सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। इट इज फिल्ड विद द सीरस फ्लूइड। पाया मैटर इनर मोस्ट थिन एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है बेटा। ये मैंने बताया था आपको, आउटर टू इनर जाएंगे अपन तो DAP लिखते हैं। पाया मैटर मर्ज इनटू द सल्साई ऑफ द ब्रेन। सल्साई जानते हो आप, जो गायरी सल्साई, जो फिंगर है, ये उभरा हुआ पार्ट है ना, और उसके बीच में सल्कस कहलाता है, और प्लूरल वर्ड होता है उसे सल्साई बोलते हैं। क्लियर है क्या? डेंसली अडहेरेड टू इट। इट इज हाईली वेस्कुलर। जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर, ब्लड जो सप्लाई है वो हाईली होती है। इट इज फर्मली अडहेरेड टू द ब्रेन, और ब्रेन की ये बिल्कुल टच करता है। स्पेस बिटवीन द अरेक्नोइड एंड पायामेटर, पायामेटर और अरेक्नोइड का जो बीच का स्पेस है उसे अपन अरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। फिल्ड विद द CSF अगेन। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ऑल्सो पास थ्रू द दिस स्पेस। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, फ्रॉग के अंदर 10 पेयर्स होती हैं। सिलेबस में एक बार एक मिस्टेक है, उसने लिखा इंसेक्ट और ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉग। देखा आपने NMC का? हाँ, ये तो ये अभी तक उसने क्लियर नहीं किया भाई। हाँ, अब हुआ क्या कि या तो ब्रैकेट हटा के कोमा लगना था वहां पर, तो इंसेक्ट में कॉकरोच और फ्रॉग भी है। पिछले पिछली बार जो सिलेबस था उसमें फ्रॉग नहीं था, तो हो सकता है कि 3-4 पेज हैं उसके फ्रॉग के, तो उसको भी एक बार रिवाइज करना एग्जाम देने से पहले। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जो न्यू सिलेबस है उसको 90% से ज़्यादा आपको रिवाइज करना है, लेकिन पुराना सिलेबस 100% नहीं छोड़ना है। उसको भी 10 to 20% आपको एक बार पढ़कर जाना है, क्योंकि हमारे चैप्टर काफ़ी कोरिलेट होते हैं, बायोलॉजी के अंदर तो कोरिलेट होते ही हैं। और इवन दैट फिजिक्स में तो एक चैप्टर यदि आपने नहीं समझा, तो यदि आपने वेक्टर नहीं पढ़े, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, तो कुछ मैकेनिक्स के क्वेश्चन आपसे होते ही नहीं होंगे, बताओ। तो अब आपने सेल नहीं पढ़ा, सेल डिवीजन नहीं पढ़ा, तो हाउ कैन पॉसिबल दैट कि आपको जेनेटिक्स समझ में आएगी? पता ही नहीं है आपको मियोसिस में क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए अपने इतना पढ़ना है अपन को, इतना पढ़ते हैं तो इतना याद रहता है, तो इतना ही पढ़ेंगे तो इतना ही याद रहेगा। क्लियर है क्या? 24 आवर्स में हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। आपके पेरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे कभी कभी, या और भी घर में कुछ लोगों को ज़्यादा हैबिट होती है। आप नेक्स्ट डे उस पेपर की हेडलाइन पूछ लो आप, वॉश आउट। और कभी कभी तो मान लीजिए वो पेपर की बढ़िया घड़ी करके अपन टेबल रख दें, तो पढ़ने लग जाते हैं उसको। यार ये खबर देखी देखी लग रही है, फिर ऊपर डेट देख, अच्छा ये तो कल का है, फिर पढ़ देते हैं। ऐसा होता है क्या? इसका मतलब यह है कि आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा बार रिवाइज करोगे, जो मृदुल शर्मा वाला स्टूडेंट था जो एम्स में अभी
MBBS कंप्लीट करने के बाद न्यूरो की 2 ही पोस्ट होती है ऑल इंडिया, इसमें दिल्ली एम्स में, उसमें से एक उसका सिलेक्शन हुआ। ऑल इंडिया 2 पोस्ट ओनली न्यूरो की, एक का सिलेक्शन। जब मैंने उसको ऐसे ही कुछ, जब वो तैयारी कर रहा था तो मैंने पूछा उससे कि भाई फिजिक्स में 100% मार्क्स, केमिस्ट्री में 100% मार्क्स हर टेस्ट में, बायोलॉजी में 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग कर देता था, और वही 1 या 2 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए उसी की वजह से उसको कुछ 1-2 नंबर कम हुए, तो 5th रैंक आई ऑल ओवर इंडिया दिल्ली एम्स के अंदर, जो पहले अलग हुआ करता 2017 की बात करता। तो मैंने कहा एनसीईआरटी को कितनी बार रिवाइज कर लिया, 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए सर, 30-35 टाइम तो कर लिया। मैं एकदम से चौंक गया, क्या है? हाँ सर इतना तो हो गया। जनरली बच्चे क्या कहते हैं, हाँ सर 3-4 बार हो गई। क्यों, यही बोलते हैं ना। उन्होंने पीछे 0 लगा दिया, मैंने वाह। अब आप बताओ, बस वो बैठे बैठे जैसे एल्बम देखते हैं, आपका टाइम मान लो 3 घंटे, आपको बायोलॉजी पढ़ना है, ये चैप्टर कल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, चलो आज एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, चलो जो डाइजेस्टिव सिस्टम रिवाइज कर देते हैं। तो ऐसे मल्टीपल टाइम हर चैप्टर को आपको रिवाइज करना है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। कैविटीज हैं, इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं बेटा। पैरासील या लेटरल वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल लार्जेस्ट होते हैं, फाउंड इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। थर्ड वेंट्रिकल्स को डायोसिल बोलते हैं, फाउंड इन द डाइंसिफेलोन। फर्स्ट एंड सेकंड ओपन इन द थर्ड वाया फोरामेन ऑफ द मोनेरो। फोर्थ वेंट्रिकल फाउंड द बिटवीन द पॉन्स, सेरिबिलम एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, कैनाल ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेटासिल बोलते हैं इसको, कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरोसिल बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। ये यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन डिवाइड किया है हमने 3 पार्ट के अंदर, 4 ब्रेन। अब इनका ओरिजिन का नाम है प्रोसेन सिफेलॉन। सिफेलॉन वर्ड यूज किया था ब्रेन के लिए, जो पहले प्रोसेन, मिड ब्रेन मीजन सिफेलॉन। मैंने बोला सिफेलॉन ब्रेन का ही बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, और प्रो मतलब 4, मीजन मतलब मिड, और रोम्बेन मतलब हैंड, रोम्बेन सिफेलॉन हैंड ब्रेन। तो ये वर्ड आ जाए तो आपको डरना नहीं है। क्लियर है क्या बच्चों? ये सेरिब्रम, डाइंसिफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लॉब, ऑप्टिक लॉब, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्रूरा सेरिब्राई, मिड ब्रेन के पार्ट है ये। पोन्स सेरुलाई, सेरिबिलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हिंड ब्रेन के नाम है।